स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आज का हमारा ये टॉपिक है। अब देखिए समझिए सबसे पहले ये कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का आखिर रूप कैसा होता है। क्या हम बोलें कि लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रूप कैसा होता है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रूप कैसा होता है। तो रूप हमारा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या, जीरो। हम क्या बोले कि हमारा रूप क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या, जीरो। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या है बाबू, तो रूप है। क्या है रूप। हम क्या बताएं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस रूप में लिखा जाएगा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। जिसमें बोलता है कि ए बी सी एक कैसी संख्या होनी चाहिए, तो ए बी सी एक कैसी संख्या होनी चाहिए, तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, तो वास्तविक संख्या। कैसी संख्या, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तथा साथ में क्या बोला कि ए और बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या बोला कि वैसी संख्याएं जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जाए तथा ए बी सी एक कैसी संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। कैसी संख्या, वास्तविक संख्या। और a और b कभी भी जीरो के बराबर में ना हो, तो वैसे रूप को हम लोग क्या बोलेंगे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। देखिए समझिए ध्यान से, बोला क्या कि दो चर, क्या बोला, दो चर। तो यहाँ पे चर के रूप में कौन कौन बाबू है, तो चर के रूप में हमारा x हो गया और कौन हो गया y। तो बोला क्या, दो चर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चर के रूप में हमारा कौन हो गया यहाँ पर, x और क्या हो गया, y। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फिर बोला रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि जो चर के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उसका घात कितना होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। घात कम से कम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। हम क्या बताएं कि जो चर के रूप में यूज किया गया है, जो चर के रूप में दिखाया गया है इस इक्वेशन में, इस समीकरण में जो दिखाया गया है उसका घात कितना होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे चर के रूप में हमारा कौन है, x, और यहाँ पे चर के रूप में कितना है, y। तो यहाँ पे कितने चर यूज किए गए हैं, दो यूज किए गए हैं। क्या दोनों का घात आपका एक एक है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो बोला क्या, दो चर, तो दो चर भी हमको समझ में आ गया। रैखिक, रैखिक का मतलब क्या बताएं, तो रैखिक का मतलब जो चर इस्तेमाल किया गया है समीकरण में उसका घात कितना होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। साथ में ये भी बोला कि ए बी सी एक कैसी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहां पर एक कैसी संख्या होना चाहिए, वास्तविक। बी भी कैसी होनी चाहिए संख्या, वास्तविक। और सी भी कैसी होनी चाहिए, तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ए और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर ए और बी का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बोला कि ए और बी का मान, ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जहां ए और बी का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर यानी इस समीकरण में अगर ए और बी का मान अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो वो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। जैसे समझिए हम यहां पर लिखे क्या है, रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या, जीरो। हम चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि ए इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो प्लस कितना, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, जीरो। अब देखिए यहां पर चर के रूप में सिर्फ कौन बचा, y। चर के रूप में क्या बचा, y बचा। और जबकि चैप्टर का नाम क्या है बाबू, तो दो चर, यानी चर के रूप में कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। चर जब भी होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। और जबकि अब यहाँ पे इस इक्वेशन में चर कितना बचा है बाबू, तो सिर्फ कौन बचा है, y के रूप में बचा है, यानी चर कितना बचा है, तो एक बचा है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि a और b कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a और b दोनों में से कोई भी अगर जीरो के बराबर, कोई भी अगर एक जीरो के बराबर अगर हो जाता है तो वो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में नहीं रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, एक बार फिर से इसको ध्यान से गौर से समझिएगा। बोले क्या कि a और b कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a और b दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो के बराबर अगर हो जाएगा तो वो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आगे।
आगे क्या है, तो आगे बोल रहा है क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखिए यहां पर तो समीकरण हम लोग समझ लिए, दो भी समझ गए, दो चर समझ गए, रैखिक समीकरण हम लोग समझ गए, लेकिन यहां पर युग्म क्या है, तो युग्म का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। युग्म का मतलब होता है बाबू पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है जोड़ा, क्या होता है जोड़ा, पेयर का मतलब क्या होता है तो जोड़ा होता है। तो यहां पर समीकरण जब भी आएगा तो किस रूप में आएगा, तो जोड़े के रूप में आएगा। यहां पर जब भी समीकरण आएगा तो किस रूप में आएगा, तो जोड़े के रूप में आएगा। जैसे देखिए इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको इक्वेशन क्या हम लोग बोल देते हैं 2। यानी देखिए यहां पर जब भी समीकरण आए तो जोड़े के रूप में आया कि नहीं आया, हाँ। तो देखिए तो पहला समीकरण क्या है हमारा है, तो a2 मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या 0। यहां पर कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और यहां पे भी कंडीशन क्या बोल रहा है कि a1, b1, c1, a2, b2, और क्या c2 सभी के सभी कैसी संख्या होनी चाहिए, तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। बिल्कुल इसी की तरह यहां पे भी हम क्या बताए थे कि a क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या, b भी क्या होना चाहिए वास्तविक संख्या, c भी क्या होना चाहिए एक वास्तविक संख्या। बिल्कुल इसी तरह a1 कैसा होना चाहिए वास्तविक संख्या, b1 भी एक वास्तविक संख्या, c1 भी कैसी एक संख्या वास्तविक संख्या, a2 भी वास्तविक संख्या, b2 भी एक कैसी संख्या वास्तविक संख्या, और c2 भी एक कैसी संख्या होनी चाहिए तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है यहां पर कि यहां पर तो बोल दिया कि a1, b1 और c1 और a2, b2, c2 एक कैसी संख्या होनी चाहिए वास्तविक संख्या। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे क्या बोला कि a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर क्या बोला कि a1, a2 और b1, b2 कभी भी 0 के बराबर क्या होना नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले कि यहां पर a1, क्या b1, a2, b2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यही गलती करेंगे, यानी इस चारों में से किसी को भी अगर हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं तो यहां से इक्वेशन का मान जो है फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसी की तरह अगर मान लीजिए कि a2 इक्वल टू आप क्या मान लेते हैं x, तो a2 इक्वल टू अगर x मानते तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चर यहां से गायब हो जाएगा। तो चर गायब हो जाएगा तो ये बचेगा कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो हमारा यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, नोट क्या बोला, तो नोट बोल रहा है क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है, तो अनगिनत होती है। एक नोट याद रखिएगा कि जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो उसमें हलों की संख्या क्या आएगी, तो अनगिनत आएगा। क्या आएगा, अनगिनत आएगा। अब देखिए जरा ध्यान से इसको फिर से एक बार समझ लीजिए हम क्या बोले। यहाँ पे बोले कि आपका a1, b1, c1, a2, b2, क्या c2 कैसी संख्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या बोला a1 और b1 और a2 और क्या b2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से किसी भी एक को अगर हम लोग 0 के बराबर करते हैं तो इक्वेशन हमारा गलत होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, इसके बाद का अगर थ्योरी हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।